काय आलं? न्यू पीपल इन्वाइट इन योर लाइव पे क्लिक करें सभी. हाँ, लाइव पे क्लिक कौन करे? वो तो स्क्रीन है नो कर रहे थे तुम वीडियो से वो स्क्रॉल जैसे कि तू दिखाए लग दो. हाँ चलो. नमस्कार, मेरा नाम माधुरी पवार. मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ. आज मैं यहाँ पर राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से मुझे यहाँ पर आज मधुमेह में योग इसके बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है. और मैं आज आपको 6th इंटरनेशनल योग के सीज़न पर राजमाता अहिल्या योग जो हर दिन सुबह यहाँ पर लाइव सेशन फेसबुक ऑनलाइन पे लाइव सेशन दे लिया, उसमें मुझे जो आज अवसर प्रदान किया गया है उनका मैं हृदय से धन्यवाद चाहती हूँ. और आज का मेरा टॉपिक है मधुमेह में योग. और ये जो सेशन चल रहे हैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की तरफ से, इसमें माय लाइफ माय योगा में डेली जो सेशन चल रहे हैं उसमें मैं आपको आज मधुमेह में योग इसके बारे में बताने वाली हूँ. मधुमेह में आसन, प्राणायाम, उसकी क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ. इसके पहले मैं आपको मेरा थोड़ा सा परिचय देने वाली हूँ. मैं माधुरी पवार इंदौर से हूँ और मैंने बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. मैं इसमें 5 साल प्रैक्टिस कर चुकी हूँ. उसके बाद में मैंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योग तिलक यूनिवर्सिटी पुणे से किया है. और योग में रुचि होने से मैंने ये योग 2 साल पहले कंप्लीट किया है. मैं योग स्टूडेंट हूँ, योग साधिका. और मेरा सेशन शुरू करने से पहले मेरे जो योग गुरुजन हैं उनको मेरा प्रणाम. और मैं यहाँ पर जो कुछ आप लोगों ने हमें ज्ञान प्रदान किया है, मैं ये ऑनलाइन क्लास में आपको समर्पित करने जा रही हूँ. और आज मैं मेरा सेशन शुरू करने जा रही हूँ. मधुमेह यानी डायबिटीज़ यह एक ऐसी बीमारी है जो आज भारत ये कैपिटल बन चुकी है. आज प्रेजेंट समय में डायबिटीज़ के 68 मिलियन प्रेजेंट केसेस है. और आगे इंटरनेशनल फेडरेशन डायबिटिक के अनुसार 2040 तक इसके टोटल 123 मिलियन केसेस बढ़ सकते हैं, ऐसे उनकी संभावना है. और जैसे कि यह बीमारी और यह व्याधि जो है अनेक कारणों से यह निर्माण होती है, उत्पन्न होती है. और इसकी चिकित्सा में अनेक विकल्पों को समायोजन करके यह चिकित्सा हमें करनी है. इस चिकित्सा में जैसे योग में हमें मेरे अनुभव से, जैसे मैंने डायबिटिक के पेशेंट जो देखे हैं उसमें आसन और प्राणायाम से डायबिटिक पेशेंट पर बहुत फायदा हुआ है. आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, इससे वो यानी पूरी तरह से ठीक तो नहीं होती पर जो मेंटेन और कंट्रोल बोलते हैं वो हो सकती है. एलोपैथी दवाइयों से, जैसे हम इंसुलिन का सेवन कर रहे हैं, इंसुलिन सेवन हो या दवाइयों का सेवन करने से हमारे शरीर में जो शारीरिक यानी प्राकृतिक रूप से जो इंसुलिन बन रहा है वो इंसुलिन तो शरीर से बन नहीं पाता है. बस हम उस डायबिटीज़ को मेंटेन या कंट्रोल करने के लिए ये दवाइयाँ ले रहे हैं. पर आज डायबिटीज़ हमें ये मेंटेन करना है, यानी योग चिकित्सा से इससे क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में आज आपको बताने जाने वाली हूँ. डायबिटीज़ की गंभीरता को हमें लेने के लिए मैं आपको 5 बिंदुओं को बताने वाली हूँ. यह बीमारी जो एक असाध्य बीमारी है, एक बार यह बीमारी हो जाए तो उसकी कोई चिकित्सा नहीं है और ये हमारे जीवन को जीवन भर जकड़ती रहती है. ये धीरे धीरे
स्वीट पॉइजन जैसे, यानी अपने शरीर में विष फैलाती रहती है। यह चिकित्सा हमें योग चिकित्सा में इसके बारे में हमें आसन और प्राणायाम का क्या फायदा होगा, यह मैं आपको बताऊंगी। यह शरीर के अनेक अंगों पर प्रभाव डालती है, यानी डायबिटीज के साथ जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, सेकेंडरी जो बीमारियां हैं, ये इसको आमंत्रित करती है। जैसे कि आइज में, आंखों में धुंधलापन होना, नर्व्स की प्रॉब्लम, यानी किसी को कोई जख्म हो तो जख्म जल्दी न बनना। एक एग्जांपल बताती हूँ, डायबिटिक फुट। देन किडनी प्रॉब्लम, यानी यूरिन की प्रॉब्लम होती है, बार बार मूत्राशय को जाना। और लिवर प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस, इंडाइजेशन, और हार्ट प्रॉब्लम, यानी हार्ट अटैक की केसेस भी डायबिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। यह किसकी गंभीरता हो गई। डायबिटीज़ से इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी, और ये इम्यूनिटी कम होने से डायबिटीज़ पेशेंट में इन्फेक्शन, जैसे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उन्हें बहुत जल्दी से उनका उनको ऊपर असर हो जाते हैं, उनको जल्दी से अपने शरीर में आमंत्रित कर लेते हैं। आज जैसे प्रेजेंट समय में कोरोना ये महामारी फैल रही है, डायबिटिक पेशेंट में इसमें बहुत जल्दी से वो इन्फेक्शन फैल रहा है। तो हमें इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए योग और आसन को हमें अपने योग लाइफ स्टाइल में अपनाना होगा। नियमित रूप से हमें ये योग करना होगा। और जैसे कि हम यह देखा है कि डायबिटीज़ को हमें यह समझना होगा कि ये अपनी दैनिक दिनचर्या की अनियमितता से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। और जैसे कि ये एक हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बन चुकी है। अपनी अनियमित दिनचर्या यानी कैसे, जैसे कि हाई कैलोरी डाइट फूड, तला भुंजा हुआ खाना, सेडेंट्री लाइफ यानी आलसी युक्त जीना, उसमें योग को नहीं अपना, नो फिजिकल एक्टिविटी, फैट डिपोजिशन यानी फैटी पदार्थ, यानी जो हम खाना नहीं चाहिए, समय पे न खाना, टाइम टेबल न रखना खाने के बीच में, ये सब इसका कारण है। यानी बहुत सारे कारणों से मिलके हमें डायबिटीज़ जकड़ रही है। इसके लिए हमें अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हमें नियमितता लानी होगी, और इसके लिए हमें योग को अपनाना होगा। और जैसे कि डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 जो है 40 साल के बाद, पहले यह माना जाता था कि 40 साल के बाद में ये उत्पन्न होता है, पर अभी 20 और 30 साल के युवाओं में भी डायबिटीज़ उत्पन्न हो रहा है। और ये है अपने सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण। तो हमें जैसे कि ये युवा में भी फैला है, और बच्चों में भी अभी ये डायबिटीज़ देखा जा रहा है। उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी जन्मतः बच्चों में डायबिटीज़। और इसके लिए हमें यह योग अपने लाइफ में, नियमित दिनचर्या में योग को अपनाना है। योग के साथ हमें खाने पीने के पथ्य अपथ्य क्या करना है आयुर्वेद के हिसाब से। अगर हम ये सब कॉम्बिनेशन करके योग के साथ आयुर्वेद, उसमें क्या पथ्य पालना है, क्या अपथ्य करना है, यह चीज़ें भी हम हमारे इसमें अपना लें, तो हम डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकते, पर जैसे है कि हम ये डायबिटीज़ को मेंटेन और कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मैंने यह देखा है कि अनुभव से, पेशेंट में खुद करके दिखा है कि डायबिटीज़ की जो टैबलेट चल रही है वो 1 महीने में उनकी आधी से ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर आप इसे नियमित रूप से करोगे तो ये 3 महीने में आपको इसका फर्क और इसका असर देखने को मिलेगा। और जैसे कि ये डायबिटीज़ में इंसुलिन नामक जो स्राव है ये कम हो जाता है, और ये इंसुलिन नामक स्राव जो पैनक्रियास से उत्पन्न होता है। और जब ये लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन पैनक्रियास से आता है, तो ये हमारी जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाती है, और इससे ये डायबिटीज़ होता है। तो हमें ये इंसुलिन सिक्रेशन जो है बॉडी में, हमें उसे सिक्रेट करना है। और उसके लिए हमें मुख्यतः से मैं यहाँ पे कुछ आसन आपको बताने वाली हूँ, कुछ प्राणायाम बताने वाली हूँ, और करके भी दिखाने वाली हूँ। तो आप मुझे मेरे इस आसन और इसमें सहायता करेंगे, यह मैं आपसे आशा करती हूँ। और अब मैं आपको
पद्मासन की स्थिति में जैसे आप सुखासन, आपकी आवश्यकता अनुसार सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो आपको सहज और सरल लगे आवश्यकता अनुसार, आप पेशेंट हो, आपकी जैसी आवश्यकता अनुसार यानी शारीरिक क्षमता अनुसार आप इस स्थिति में बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। दोनों हाथ घुटने पे, गर्दन सीधी, और प्रार्थना के लिए स्टार्ट हो जाइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब मैं जो आसन, पहला आसन जो शुरू करने जा रही हूँ, मेरा पहला आसन है वज्रासन। उसके बारे में मैं उसमें क्या सावधानियां बरतनी है और उसके क्या अपने शरीर पे उसका क्या इफेक्ट होगा, मैं यह बताने जा रही हूँ। मेनली वज्रासन यह एकमेव आसन है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं, यानी आफ्टर लंच और डिनर। इस स्थिति में हमें वज्रासन में हम रोज खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। यह एकमेव आसन है, वज्र यानी इंद्र का शस्त्र। इसमें हमें वज्रासन में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा नी पेन है तो वो इस स्थिति में ना बैठे। सिटिंग में ही हम पैर सीधे करके बैठ सकते हैं, या दंडासन की स्थिति में आप बैठ जाइए। वज्रासन को जिसमें नी का पेन है उसके लिए मैं एक दूसरा आसन बताने वाली हूँ, वामकुक्षी। वामकुक्षी यानी लेफ्ट साइड में लेट करवट पे जाके 5 या 10 मिनट के लिए आप सोइए। जो पेशेंट कर नहीं सकते हैं, नी पेन है वो है, तो उनको ये आसन में बैठना है, क्योंकि खाने के बाद हम तुरंत से ही हमें घूमना नहीं या कुछ नहीं करना। ये आसन आप करो तो अपना डाइजेशन होने में आपको हेल्प होगी। इसकी क्या इफेक्ट होते हैं, यह मेडिटेशन में बहुत फायदेमंद है। इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, डाइजेशन इम्प्रूवमेंट होता है, इंसुलिन सिक्रेट होता है, अपने जांग और पिंडलियों का स्ट्रेचिंग होता है, कमर दर्द के लिए अच्छा है। तो इसलिए ये आसन, और मेनली इसका डायबिटीज में क्या फ़ायदा है, इंसुलिन सिक्रेशन। अब मैं ये आसन आपको करके बताऊंगी, और श्वास सहज और सरलता से लेनी है, श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सहेलेशन। मैं आसन करने जा रही हूँ। पहले दंडासन की स्थिति में बैठिए, फिर दोनों हाथ साइड से, फिर अपने हाथ के अंगूठे से पैर को अंगूठे के पकड़कर राइट नितंब के ले जाइए। दूसरे हाथ से ऐसी स्थिति अपनाइए, स्ट्रेट बैठिए और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और अपने घुटने के ऊपर। इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड आपको बैठना है। श्वास प्रश्वास सहज और सरलता से अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए। हर आसन पे हमें ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। माइंड रिलैक्स। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा आसन बताने वाली हूँ, मंडूकासन। मंडूकासन की स्थिति वज्रासन की स्थिति में से हमें करना है। जैसे कि मैंने वज्रासन आपको दंडासन की स्थिति में आने के बाद ये पोजीशन दी है। मंडूकासन कौन से व्यक्ति को नहीं करना है, जैसे कि नी पेन, प्रेग्नेंट वुमेन,
सर्जिकल केसेस में जैसे स्पाइनल सर्जरी हुई है या हार्ट सर्जरी में बाईपास सर्जरी हुई है, इन लोगों को यह आसन करना नहीं है। और किसी को अगर दर्द है, बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है, घुटनों के दर्द के लिए तो वज्रासन में बैठना ही नहीं। और अगर कोई व्यक्ति अगर यह आसन पहली बार दोहरा रहा है तो आप योग गुरु की सलाह से या किसी के अंडर ही आप ये आसन करिए। क्योंकि अब मैं तो आपको लाइव बता रही हूँ, पर लाइव बताने में और आप कैसे कर रहे, क्या कर रहे, ये समझने में हम इतना समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं तो किसी के आवश्यकता अनुसार ही ये आसन करें। मंडूकासन में यह डाइजेशन इम्प्रूवमेंट करता है। ओबेसिटी में भी इसका फायदा होता है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में यह बहुत लाभदायक है। किसी की हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में भी यह नियंत्रित करता है। और वायु वृद्धि यानी जो गैस यानी वायु बढ़ने से हमारे शरीर में दुर्गंधि पैदा होती है, तो इस आसन में भी यह बहुत लाभदायक है, लाभयुक्त है। और मेनली डायबिटीज़ में तो यह इंसुलिन सिक्रेट करने का काम करती है। मंडूकासन यह आसन डायबिटीज़ का रामबाण आसन बताया गया है। तो इसलिए इस आसन को स्टार्टिंग में हम 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस आसन की टाइमिंग और स्थिति आप बढ़ाते जाइए और डेली यह आसन अपनाइए। मंडूकासन स्थिति में आने के लिए मैं आसन आपको बता रही हूँ। दोनों हाथ ऐसे ही रहेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठिए। इसमें हाथों की जो पोजीशन है, एक तो आप मुट्ठी करके इसको ऐसी पोजीशन रखें, या दोनों हाथ ऐसा है अपने नाभि के पास इसको स्थित करना है, नाभि के पास रखना है। और श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है और श्वास लेते हुए ऊपर आना है। और जब हम इस स्थिति में नीचे श्वास और इसमें जो है मंडूकासन में जब हम श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, और जब हम श्वास छोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं और जब हम सामने देखेंगे, तो इस स्थिति में हमें कम से कम 30 सेकंड इसे होल्ड करना है। और 30 सेकंड होल्ड करने के बाद जब हम होल्डिंग के समय अगर आप अपना जो श्वास और प्रश्वास की जो स्थिति है वो सहज और सरल रहनी चाहिए। धीरे धीरे आपके अभ्यास से ये आसन आप इसको काबू में कर पाएंगे। 1 या 2 मिनट तक आप इस स्थिति को होल्ड कर सकते हो। अब मैं आपको आसन करके बता रही हूँ। कोई व्यक्ति अगर ये पहली बार कर रहा है तो 30 सेकंड होल्ड नहीं कर पाएगा। आप 10 से 15 या 20 मिनट तक भी इसे होल्ड कर सकते हैं और यह आसन को कर सकते हैं। अब मैं तीसरा आसन बताने जा रही हूँ, शशांक आसन। शश यानी खरगोश जैसा आसन, यानी खरगोश की जैसी स्थिति रहती है वैसे, या इसको बालासन भी हम कह सकते हैं। यह आसन इंसुलिन को सिक्रेट करता है। इसके अलावा डाइजेशन इंप्रूवमेंट करता है। वायु वृद्धि यानी वायु जो बढ़ रही है अपने यानी गैस की जो प्रॉब्लम है इस आसन से कम होगी, क्योंकि ये जो हम नीचे झुकने वाले आसन है और हम अपने पेट पे इसका दबाव जो ला रहे हैं, जैसे भी हम मंडूकासन किया तो हमारे आंतरिक अंगों पर इसका दबाव हो रहा है, तो इससे हमारे जो आंतरिक अंगों की मालिश हो रही है, तो इंसुलिन सिक्रेट होने में तो मदद हो रही है, डाइजेशन में इसका हमें फायदा हो रहा है। तो शशांक आसन से डाइजेशन, वायु वृद्धि, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, ये इसके फायदे हो गए। और जैसे कि सावधानियां क्या बरतनी है, नी पेन, प्रेग्नेंट होकर एनी सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, सीजर और सीजर जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, सीजर में एक बता देती हूँ कि वो 6 महीने के बाद ही धीरे धीरे आसन को दोहराइए, उसके पहले नहीं।
बाईपास सर्जरी के पेशेंट हो गए, स्पाइनल सर्जरी के पेशेंट हो गए, लो बैक या ये नहीं स्टमक की सर्जरी, ये आपको ये सावधानी यहाँ पर बरतनी है। अभी इसके बाद में मैं आपको शशांक आसन करके बताऊंगी। वज्रासन की स्थिति में ही सेम, दोनों हाथ अपने सीधे शरीर साइड में लेके आइए, बॉडी रिलैक्स, अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखिए, गर्दन सीधी रखिए, दोनों हाथ साइड में अपने कंधे के सीधे शरीर के लेवल पे रखिए, हाथों की पोजीशन चेंज कर लीजिए, दोनों हाथ को सीधे ऊपर कान के सटीक लेके आइए, धीरे धीरे बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, जितना हो सके उतना पूरा स्ट्रेट करिए और कान के साइड सटीक रखिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है और अपना माथा जमीन को स्पर्श करना है और जब हम वापस लौटेंगे लेते वक्त श्वास लेना है और हम जब माथा टेक रहे हैं इस आसन को कम से कम 30 सेकंड होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद सहज सरल श्वास, अगर कोई कर पाता है तो इसमें हम वायुकुंभक भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली पेशेंट पे तो आप नॉर्मली श्वास और प्रश्वास करिए। हाथ स्ट्रेट, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, धीरे धीरे ऊपर आइए, हाथ साइड से ले लिए, शशांक आसन। वापस पूर्व स्थिति में आएंगे, दंडासन की स्थिति में। दंडासन की स्थिति, इसके बाद में अब मैं आपको योग मुद्रा के बारे में बताने वाली हूँ। योग मुद्रा, योग मुद्रा यह भी डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है। योग इंसुलिन सिक्रीशन के अलावा इसमें हमें ये डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इसमें फायदेमंद होता है। योग मुद्रा, योग मुद्रा में से नी पेन, सर्जरी, प्रेग्नेंट वुमन, इसमें यह आसन नहीं करना है। योग मुद्रा के लिए हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति में भी यह आसन कर सकते हैं। अपने शरीर की क्षमता अनुसार आप यह आसन को स्टार्ट करें। अर्धपद, कोई सुखासन में बैठे हैं या कोई अर्ध पद्मासन हमें स्टार्टिंग में करिए। अभ्यास, अब डेली इसका अभ्यास करोगे तो आपको पूर्ण पद्मासन लग जाएगा। ठीक है, अब अर्ध पद्मासन की स्थिति ले ली है। दाहिना पैर मोड़ के लेफ्ट जांघ के ऊपर रखा है और लेफ्ट पैर मोड़कर दाहिने जांघ पर रखा है। ये पूर्ण पद्मासन की स्थिति हो गई है। इसमें मैं अपने दोनों हाथ अपने पीछे मोड़कर पीठ की तरफ लेके जाऊंगी और अपनी कलाई से अपोजिट हाथों को पकड़ूंगी और सामने की तरफ झुकूंगी और अपने माथा नीचे टच करने की कोशिश करूंगी। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आइए। हमेशा आगे झुकते हुए श्वास छोड़ना है और पीछे आते वक्त श्वास लेना है। पूर्व स्थिति में आ जाइए। दंडासन की स्थिति। इसके बाद में जो आपको आसन बताने जाने वाली हूँ, गोमुख आसन। गोमुख आसन यानी गौ यानी गाय के मुख वाला आसन। यह आसन
डायबिटीज में तो इसका फायदा है ही, पर इसके अलावा यह यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के जो प्रॉब्लम है इसमें भी यह आसन बहुत कारगर है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे कि गौमुखासन में इंसुलिन सिक्रेशन होते हुए भी अपने डाइजेशन इम्प्रूवमेंट में इसका प्रॉब्लम, डाइजेशन में जो प्रॉब्लम है ये भी इससे सॉल्व होती है। और जैसे कि हम हाथ की पोजीशन, जैसे दोनों हाथों को एक दूसरे को पकड़कर खींचने वाले, तो जैसे कंधों की भी स्ट्रेचिंग इसमें हो रही है। अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइन जो है लचीली बन रही है। यानी एक आसन जो हम कर रहे, एक तो इसके फायदे हैं तो उसके साथ उसके अनेक फायदे भी हमें मिलते हैं। ठीक है, गौमुखासन अब स्टार्ट करूंगी। इसके लिए पहले मैं राइट पैर फोल्ड करके हाँ, गौमुखासन के लिए मैं राइट पैर मोड़ के लेफ्ट नितंब के नीचे लूंगी और लेफ्ट पैर मोड़कर राइट घुटने के ऊपर, दोनों घुटने एक के ऊपर, ये गौ के मुख की जैसी स्थिति होगी। बाद में जो पैर हमने ऊपर स्थित किया है, राइट घुटने के ऊपर जो मैंने लेफ्ट घुटना रखा है, वही हाथ हमें सीधे साइड से ऊपर लेके कान के सटीक लेके इसको एल्बो से फोल्ड करके राइट वाला हाथ अपने पेट के पीछे लेके दोनों हाथ स्ट्रेच करने हैं, गर्दन सीधी, और अपना लेफ्ट हैंड कान के सटीक रहेगा। आंख बंद करके एक दूसरे को हाथ से पकड़ने की कोशिश करिए, खींचिए। इस स्थिति में 30 सेकंड होल्ड करिए। अपने श्वास प्रश्वास पर कॉन्सेंट्रेट करिए। पूर्व स्थिति में आ जाइए। पहले हाथ की पोजीशन को आप रिलीज करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक स्थिति रिलीज करेंगे, धीरे धीरे पैर को आगे करते हुए। सेम ऐसा ऑपोजिट साइड में भी करना है हमें। लेफ्ट लेग घुटने से मोड़कर मैं राइट नितंब के नीचे लेके आऊंगी। उसके बाद में राइट मैं लेफ्ट घुटने के ऊपर रखूंगी। गौमुख की स्थिति करनी है। दोनों एड़ियां अपने थाइस के सटीक लगी हुई है और जो पैर ऊपर है वो हाथ में सीधे ऊपर करूंगे, कान के सटीक ले जाके, और लेफ्ट वाला हाथ बैक साइड से लेके मैं इसे स्ट्रेच करूंगी, खींचूंगी और सीधे। यह आसन 30 सेकंड होल्ड करिए। हमें मन में ही काउंटिंग करनी है। धीरे धीरे आसन को रिलीज करिए। पहला लेफ्ट हैंड, देन राइट हैंड। पहले ऊपर का पैर सीधा करेंगे और फिर लेफ्ट लेग। गौमुखासन। गौमुखासन के बाद वक्रासन। वक्रासन यह एक ऐसी स्थिति है, इसमें हमारे जो मेन जो इंसुलिन सिक्रेशन करने वाला जो ऑर्गन है पैंक्रियाज, तो इसमें मेनली इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। और जैसे राइट और लेफ्ट साइड में हम इसके ऊपर जो दबाव पड़ने वाला है, जैसे हम अगर राइट साइड पे इसको टर्न कर रहे हैं यानी हमारे वक्रासन में, वक्र यानी मोड़ना, तो हम हमारे पैर से जो इसके हमारे पेट के आंतरिक अंगों पर जो दबाव आ रहा है, हम जब राइट तरफ मोड़ेंगे
तो हमारे लीवर के ऊपर इसका दबाव पड़ेगा। और जब हम लेफ्ट साइड के इसको टर्न करेंगे, यानी इसका दबाव पड़ेगा अपनी पैंक्रियास और स्प्लीन के ऊपर। यानी ये मेन आसन जो है इंसुलिन सिक्रेशन में हमें मदद करेगा। वक्रासन डायबिटीज के अलावा ये डाइजेशन भी इम्प्रूवमेंट करता है, कब्ज को दूर करता है, और जैसे अपने स्पाइन तो लचीली तो बनाता ही है, और गर्दन में भी इसका फायदा होता है। वक्रासन की स्थिति में आए, पूर्व स्थिति दंडासन की स्थिति। धीरे धीरे राइट लेग मोड़ के हमें अपने लेफ्ट नी की तरफ अंगूठे को लगाना है। इस स्थिति में दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स दंडा स्थिति में। राइट वाला हाथ पीछे की तरफ रखना है, पोजीशन उसके फिंगर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, और लेफ्ट वाला हाथ हमें राइट बैक से टखनों को पकड़ना है और पीछे की तरफ मोड़ के देखना है। लेफ्ट वाला घुटना उतना नहीं चाहिए, जितना मोड़ सकते उतना मोड़ो और पीछे देखना है। इसमें राइट लीवर पर दबाव पड़ेगा। इस आसन में 30 सेकंड होल्ड करिए। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आने के लिए पहले गर्दन, फिर लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में लेंगे, और फिर अपना राइट लेग स्ट्रेट करेंगे। सेम दूसरे पैर से हमें सेम ऐसे ही करना है। सेम लेफ्ट लेग घुटने को मोड़कर राइट घुटने के पास अपने लेफ्ट अंगूठे को रखना है, प्लेस करना है। बैक हाथ की पोजीशन ऐसी रहेगी। इसके बाद में राइट हैंड को हमें लेफ्ट लेग के टखने को पकड़ना है और पीछे मुड़ना है। इस स्थिति में 30 सेकंड होल्ड करना है। 1 काउंट करिए मन में ही। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आइए। पहले गर्दन, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट लेग सीधे। दंडासन की स्थिति। वक्रासन। वक्रासन के बाद में आपको जो आसन बताने वाली हूँ, अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन यह एक ऐसा एकमेव आसन है कि यह शरीर के अनेक अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे इंसुलिन सिक्रेशन तो ये करता ही है, डायबिटीज में तो ये फायदेमंद है ही। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में ये फायदेमंद है। ओबेसिटी के पेशेंट में जैसे ये अपने पेट की जो मसल्स होती है इसकी स्ट्रेचिंग होती है, हम कर्व में साइड कर रहे हैं। थाइस और पिंडलियों के दर्द में भी ये फायदेमंद है। अपनी स्पाइन यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी अपनी रीढ़ की जो हड्डियाँ है इसे लचीली बना रहा है। ओबेसिटी, डाइजेशन इंप्रूवमेंट, इसके अलावा अपने अंतरिंग अंगों की मॉलिश हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर, इस सब में यह आसन बहुत कारगर है। तो और सावधानियाँ जो है सेम, लो बैक पेन, नी पेन, स्पाइनल सर्जरी, हार्ट सर्जरी, इसमें यह आसन नहीं करना है। अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए सेम राइट घुटने को मोड़कर लेफ्ट नितंब के नीचे प्लेस करना है। लेफ्ट घुटना मोड़कर हमें इस स्थिति में राइट घुटने के यहाँ पर प्लेस करना है। लेफ्ट हैंड हमें पीछे प्लेस करना है, और राइट साइड से हमें ये लेफ्ट टखने की तरफ इसको पकड़ना है। जितना पकड़ सकते हो उतना। स्टार्टिंग में आप ये पकड़ नहीं पाओगे, और ये हाथ मोड़कर हमें ऐसे कमर के यहाँ पर स्थित करना और पीछे मोड़ के देखना है। 30 सेकंड इस आसन में होल्ड करिए।
धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आने के लिए लेफ्ट हैंड को हम पहले साइड से लेके आएंगे, गर्दन आगे करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, फिर लेफ्ट लेग सीधे करेंगे और फिर राइट लेग। अभी हम ये राइट साइड में हम टर्न हुए थे तो हमारा लिवर पेस का दबाव पड़ेगा। अब हम ये आसन लेफ्ट साइड से दोहराएंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और राइट नितंब के नीचे लेके आएंगे, इसको प्लेस करेंगे, राइट घुटना मोड़ के हमें साइड से राइट घुटने के यहाँ, लेफ्ट घुटने के यहाँ पे रखना है, राइट वाला हाथ पीछे की तरफ और लेफ्ट हाथ को हमें कर्व करके पकड़ने को पकड़ना है और पीछे वाला हाथ मोड़ के हमें पीछे घूमना है। यह आसन 30 सेकंड होल्ड करिए। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आइए। पहले गर्दन, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड की पोजीशन, फिर राइट लेग सीधे करेंगे और उसके बाद में लेफ्ट लेग सीधे करेंगे। दंडासन की स्थिति में यह हमारा हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के बाद मैं आपको इस आसन में आखिरी आसन बताने जा रही हूँ, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन की स्थिति दंडासन की स्थिति है इसकी। यह आसन में इसमें क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, नी पेन, बैक पेन, नी पेन बहुत ज़्यादा है तो हम ये आसन नहीं करेंगे। स्लाइट नी पेन में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्जिकल केसेस में जैसे स्टमक या स्पाइनल सर्जरी है वो नहीं करनी। और बैक पेन सीवियर बैक पेन सियाटिका, इसमें अगर बहुत ज़्यादा कमर दर्द है तो हम डॉक्टर की सलाह से यह आसन करेंगे। यह आसन करते वक्त हमें पूर्व स्थिति दंडासन की स्थिति में दोनों हाथ सीधे साइड में रखेंगे, गर्दन सीधी, रिलैक्स, दोनों हाथ साइड से लेके हाथ की पोजीशन मुड़ के सीधे अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच करने के बाद जब हम आगे झुकेंगे श्वास छोड़ेंगे और पीछे आते वक्त लौटते वक्त श्वास लेना है। और जब हम इस आसन में नीचे झुकने के बाद हमें जो स्थिति इसमें रखनी है वो है जैसे कि हम टखनों को अपने हाथों से पकड़कर सिर अपना घुटने के ऊपर टेकने की कोशिश करनी है। और कोशिश करने के बाद इस आसन में हमें 30 सेकंड होल्ड करना है। और 30 सेकंड होल्ड करने के बाद अगर हमारी यह आसन हमारा सिर अगर हमारे घुटने को स्पर्श नहीं हो रहा है, हम जब यह आसन के बाद सिर स्पर्श करने जाएंगे वहां पर फोर्सफुली हम डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें और उसके बाद में अपना सर वहां पर स्पर्श करने की कोशिश करें तो अपने आप यह आसन अभ्यास करने से आपका आसन जो आसानी से हो पाएगा। मैं आसन स्टार्ट कर रही हूँ। श्वास ले लिए, पहले नॉर्मल श्वास प्रश्वास, उसके बाद में श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है, दोनों टखनों को पकड़ के अपना सर घुटने को स्पर्श करने की कोशिश करनी है। श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ साइड से और पूर्व स्थिति में। पश्चिमोत्तानासन यह आसन का फायदा कब्ज, पैरों की जंघें और पिंडलियों को भी यह स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपने कंधों के में भी इसका फायदा होता है। जैसे अपने थाइज और
पिंडली और जंघों में अगर दर्द है ये भी इससे कम होता है। यह आसन तो पहले योग गुरुओं ने जैसे इसे ब्रह्मचर्य आसन भी कहा गया है कि हम इस आसन को हम मेडिटेशन या इसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका मेन तो वायु वृद्धि में भी ये बहुत फायदेमंद है, और डायबिटीज़ में तो इसका फ़ायदा ही है। तो यह भी आसन आप अभ्यास करेंगे तो आपको यह आसन लाभदायक रहेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ 2 प्राणायाम, और इसके साथ योग आसन के साथ भी हम अगर ये प्राणायाम करेंगे तो जैसे योग से हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम योग के साथ या प्राणायाम को भी उसमें शामिल कर लें तो इसका फायदा हमारे शरीर पर बहुत अच्छा रहेगा। अब जब हम प्राणायाम करेंगे तो यह सहज और सरलता से हमें ये करना है। अति यानी बहुत जोर से यानी अति कष्टदायक रूप से यह करना नहीं है। जितना हमारी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार हमें यह प्राणायाम करना है। मैं इसमें 2 प्राणायाम बताऊंगी, अनुलोम विलोम और कपालभाति। कपालभाति यानी माथा माने माथे का तेज रख। तो कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कपालभाति में पहले मैं तो आपको अनुलोम विलोम बताऊंगी, उसके बाद में कपालभाति बताऊंगी। अनुलोम विलोम के भी फायदे बहुत सारे हैं। हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। हमारे जो चेस्ट के जो प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है जैसे, और हमारे माइंड के जो प्रॉब्लम है जैसे ब्रेन में जो माइग्रेन है उसे भी यह कम करता है, और जो हमारा सर्कुलेशन है वो शुद्ध करता है। तो अनुलोम विलोम भी हमें हर आसन के साथ इसे हमें करना ही है। अनुलोम विलोम के लिए अपने स्थिति अनुसार सुखासन, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए अनुलोम विलोम मुद्रा स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम में हम एक तो अपना दोनों मध्यमा और तर्जनी की पोजीशन ऐसे रखेंगे, और यह पोजीशन ऐसे। जब हम अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे तो कभी भी अपने लेफ्ट नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लेनी है, अपोजिट साइड वाली। दाहिनी नाक हम थंब से बंद करेंगे अंगूठे से, और जब हम श्वास लेंगे तो यानी पूरक करेंगे, फिर रेचक करेंगे। पूरक यानी श्वास लेना, रेचक यानी श्वास छोड़ना। पूरक की जो गिनती है, हम अगर पूरक 1 बार ले रहे हैं तो रेचक हमें 2 गुना करना है, यानी 2 गुना उसे छोड़ना है। धीरे फास्ट में नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे हम श्वास पर श्वास, सहज और सरलता इसमें रहनी चाहिए। मैं आपको अनुलोम विलोम की आवृत्ति करके बता रही हूँ। स्टार्टिंग में इसकी आप 4 से या 5 आवृत्ति कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद इसे आप 9 आवृत्ति करके इसे सुबह और शाम 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ पे आपको 2 आवृत्ति करके बताऊंगी। पहले तो मैं राइट नॉस्ट्रिल थंब से प्रेस करूँगी, दबा के रखूँगी, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर श्वास लूँगी, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करूँगी। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ के जिससे हमने छोड़ा है श्वास उससे ही वापस लेना है। यह हमारी एक आवृत्ति हो गई। अनुलोम विलोम स्टार्ट। सीधे बैठ के दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में,
इसके बाद मैं आपको कपालभाति बताने वाली हूँ। कपालभाति में जैसे कि फोर्सफुली हमें एक्सेल करना है और धीमे इनहेल करना है, यानी श्वास जो हम अंदर ले रहे हैं वो धीरे से आएगी और प्रश्वास जो बाहर हम एक्सेल कर रहे हैं वो फोर्सफुली आना है। जब फोर्सफुली आएंगे तो हमारी पेट की मूवमेंट अपने आप होगी, हमें इसे झटके से नहीं करना है या किसी चेस्ट की मूवमेंट नहीं करनी है, मुंडी को नहीं हिलाना है, फोर्सफुली बस हमें एक्सेल करना है, मूवमेंट अपने मुंह की भी मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है। इससे हमारे कपालभाति में आंतरिक अंगों की मालिश हो रही है, यह बहुत फायदेमंद है और इससे इंसुलिन सिक्रेशन होने में बहुत मदद होती है, बहुत लाभदायक होता है। तो अनुलोम विलोम के साथ कपालभाति यह भी आपको डेली इसमें करना है। कपालभाति अगर नया व्यक्ति कर रहा है, कोई नया पेशेंट है, तो हमारे एक स्टार्टिंग में इसके 10 या 15 ही स्ट्रोक एक बार में हो सकते हैं। नियमित अभ्यास से हम इसे 10 से 50 बढ़ाकर 100 तक कर सकते हैं। इसकी हम एक दिन में 2 या 3 आवृत्ति कर सकते हैं। एक आवृत्ति में हम ये 100 और दूसरी आवृत्ति में 200-300, तो हम सुबह शाम भी इसे कर सकते हैं या एक टाइम पे हम एक आवृत्ति यानी 100 बार इसके 100 स्ट्रोक कर सकते हैं। नए व्यक्ति को इसे बस 10 या 15 ही स्ट्रोक करना है। धीरे धीरे अभ्यास से आपको इसकी आवृत्ति बढ़ानी है। कपालभाति स्टार्ट करते हैं ज्ञान मुद्रा में, गर्दन और अपना पोस्चर सीधा, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद करके पहले नॉर्मल श्वास प्रश्वास करके कपालभाति स्टार्ट करनी है। कपालभाति में सावधानी ये बरतनी है कि इसमें जैसे कि स्पाइन सर्जरी है, पेट की सर्जरी है, अल्सर, हर्निया या सीजर, इसमें यह आसन नहीं करना है। और धीरे धीरे आप इसका जो फोर्सफुली हम जो एक्सेल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास से आप इसका जो सहज और सरलता से इसकी जो एक रिदम है, अभ्यास से आपको ये सरलता से प्राप्त होगी। आज मैंने आपको आसन और प्राणायाम बताए, इसके साथ में आपको कुछ पथ्य अपथ्य, यानी इसके साथ में योग और आसन के साथ में अगर हम अपनी डेली लाइफ में और डेली डाइट में अगर कुछ हम उसमें बदलाव करते हैं तो इसका आपको ज़रूर फायदा होगा। इसके साथ सेवन में जैसे है डायबिटिक पेशेंट को करेला का जूस, एलोवेरा का जूस, लौकी, यह आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने घरगुती है तुलसी का काढ़ा करके आप ले सकते हैं, वासा, इसका आप सेवन कर सकते हो डेली लाइफ में। करेला, एलोवेरा और लौकी का जूस आप इसको मॉर्निंग में खाली पेट ले लीजिए। इसके साथ ही अपथ्य जैसे है तला हुआ स्पाइसी पदार्थ, यानी ज़्यादा तीखी मिर्च मसाला, मीठा पदार्थ तो आपको अवॉइड करना ही है। डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, चीज़, क्रीम, बिस्किट, ये अवॉइड करना है। जैसे ये चावल के जैसे पदार्थ है, परमल, पोहा, इसको आपको अवॉइड करना है। और चावल और आलू और अपने गेहूं की जो रोटी है उसका अगर आप कम से कम सेवन करें। उसके अलावा आप चोकर रोटी, जैसे कि उसमें आप 4 कड़धान्य को मिलाकर या 4 धान्य जैसे ज्वार, बाजरा, चना,
और थोड़ा सा गेहूं का प्रमाण, और चोकर आटा यानी मोटा पिसा हुआ आटा। इसकी रोटी आप अगर आपके खाने में इसको आप सेवन करते हैं तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और इतना करके, इतना बोल के मैं आज आपको जो आसन प्राणायाम और जो मैंने बताया है क्या सेवन करना है क्या नहीं, और इतना को बोल के मैं अपना यह आज का टॉपिक ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और विदा लेने से पहले, समाप्ति के पहले से मेरे योग गुरुजन और मेरे सहज पाठी यानी जो जो योग स्टूडेंट मेरे साथ रहे हैं और जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की है, वो यह लाइव सेशन तो देख ही रहे होंगे। अगर इसमें मेरी कोई चूक भूल होगी या कुछ मैंने जो आपको यहाँ पे जो बताया है इसमें तो थोड़ा बार कुछ रह गया हो, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और इतना कह के मैं आज का मेरा सेशन समाप्त करती हूँ। और एक बार राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को जो मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान किया है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा आज का सेशन ओमकार 3 बार करके मैं यह सेशन समाप्त करती हूँ। ओमकार की स्थिति में ज्ञान मुद्रा में आके ओम का हम उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। नमस्कार।